अब हम शुरू करते हैं। प्रदीप्ति तुरंत याद हो गए याद कर लेना, क्योंकि कुछ एग्जाम होते हैं जहां पर कई बार क्या होता है कि इनके जो पेपर बनाने वाले के दिमाग में कुछ उल्टी जूझ सजती है ना, तो वो पावर सिस्टम ज़्यादा पूछता है, तो आप पावर सिस्टम थोड़ा पढ़ लेना। वैसे तो अपनी भर्ती पावर सिस्टम पर आधारित ही है, लेकिन हमारी भर्ती में हमेशा पावर सिस्टम कम पूछा जाता है। अपनी भर्ती किसकी है भाई? उत्पादन की, वितरण की, पारेषण की, यही तो भर्ती है। लेकिन हमारे क्या हमेशा ये कम पूछा जाता है, ऐसे मशीनों में घूम रहे हैं, जबकि मशीनों वाली भर्ती नहीं है ये। विद्युत विभाग को मशीनों से क्या लेना देना? मशीनों की भर्ती थी दिल्ली मेट्रो की, उनमें क्या है कि मशीनों का उपयोग है काफी ज्यादा, तो वो मेंटेनर के पद पर है, वहां पर मशीनें पूछनी भी चाहिए। यहां फिर मशीनें पूछनी चाहिए एनवीएस को। इनको तो वैसे पूछना ही ज्यादा पावर सिस्टम चाहिए, क्योंकि आपके जॉब में जो काम आएगा वो क्या है? पावर सिस्टम। भाई जॉब में तो वही काम आएगा मुख्य रूप से। मशीनें कहां काम आएगी? सिंक्रोनस मोटर कहां लगाओगे? कहीं नहीं है। लेकिन ये उत्पादन, पारेषण, वितरण का सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो चलो, वो तो आपने पढ़ लिया। अब हम आज देखते हैं कि जीवन में कैसे उजाला हो, प्रदीप्ति के बारे में। तो प्रदीप्ति ध्यान से पढ़ना, 3-4 दिन का चैप्टर है और ध्यान से पढ़ना भाई। सवाल कोई भी बाहर से नहीं आएगा। आप है ना थोड़ा सा और सीरियस होकर पढ़ना। प्री कुछ है ही नहीं, प्री आप आसानी से पास करेंगे। चुटकियों प्री तो कुछ है ही नहीं, ये समझ लेना। मैं आपको प्री कुछ नहीं है कही है, मैं आपको एक इतना गारंटी के साथ कहता हूं कि उनको प्री में 20,000 बच्चे चाहिए और 20,000 पढ़ने वाले नहीं है। सीन चल रहा है ये। फॉरम में रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से तो 60,000 तक पहुंच गए ना, 60 या 65 है। हाँ, बेहतर पहुंच गए क्या? वो जो भी है, रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से वहां तक पहुंच गए हैं। कुल मिला के 1-आध लाख फॉर्म होंगे, 80,000 होंगे, 90,000 होंगे, 1 लाख होंगे, मान लेते हैं 1 लाख होंगे। तैयारी करने वाले मैं चतुर्थ श्रेणी वालों का क्या, मुझे ना बड़ा अफसोस है। चतुर्थ श्रेणी के बच्चे जितने भी तैयारी करें, आप उनसे मिल लेना किसी से। उनसे पहले वो बहुत कॉन्फिडेंट थे एग्जाम से पहले, ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद एलडीसी लग जाएंगे, वो लग जाएंगे। ये क्या है कि जैसे ही एग्जाम हो उसके बाद वो बोल नहीं रहे कुछ। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, इसलिए कुछ ज्यादा आइडिया लग नहीं रहा वो क्या करेंगे अब, क्योंकि सारी फौज तो वो थी, ठीक है ना। अब वो कुछ बोल नहीं रहे, जब वो बोलेंगे तो पता चलेगा वो क्या करेंगे। तो लेकिन यदि अब आएंगे तो भी उन्होंने फॉर्म तो भर ही दिया है, ये फॉर्म मान लो भर देंगे तो 1 लाख फॉर्म मान लेते हैं। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं, जितना भी पढ़ने वाला बच्चा है, चाहे ऑनलाइन पढ़ो, चाहे ऑफलाइन पढ़ो, चाहे टेस्ट दो, चाहे कैसे करो, वो किताबें पढ़ो, किसी ना किसी तरीके से कोटली में से जरूर आता है। 90% बच्चा, 10% को मान लेते हैं दूसरा है, 90% से कैसे भी आओ टेक्निकल में जरूर आता है। और जब तक वो नहीं आता है, 10% तो नहीं आता है, उसके भी मन में रहता है कि यार है तो अभी अधूरा। आप ऐसे भी आपके कोई मित्र को देख लेना तो मेंस परीक्षा देगा, जब तक उसके पास रामायण नहीं होगी वो कहेगा है तो अधूरा, जीवन में कुछ ना कुछ अधूरा चल रहा है, वो होनी चाहिए उसके पास, वो मामला ये है। तो अब की बार पिछली बार से काफी ज्यादा बच्चे कम पढ़ रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने 4-5 कारण बताया था कि कट ऑफ कम ही जाएगी, और मैंने गारंटी शुदा कारण बताए। एक तो पेपर हो रहे ईमानदारी से, सबसे बड़ा मैंने लाइन बताया था, सबसे बड़ा कारण यह है कि पेपर की कट ऑफ क्या जाएगी? कम। पिछली बार बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाते यदि ईमानदारी से करवाते, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, पद ज्यादा तो कट ऑफ जाएगी कम। तीसरा के बहुत सारे क्रीम बच्चे अलग अलग भर्तियों में लग गए हैं। लोको पायलट में रिजल्ट आ जाएगा, उसमें लग जाएंगे, टेक्नीशियन में लग गए हैं, जूनियर इंस्ट्रक्टर में लग गए हैं। जूनियर इंस्ट्रक्टर में अलग अलग ट्रेड की कई वैकेंसी थी, तो इसलिए क्रीम बच्चे वहां भी छिंट गए हैं। और अभी जो रेलवे की कर रहा है वो रेलवे की कर रहा है, जो हेल्पर की कर रहा है वो हेल्पर की कर रहा है, ऐसे ही तो चल रहा है। और 2022 में जब भर्ती आई थी तो पूरी दुनिया केवल हेल्पर कर रही थी और कोई कुछ नहीं कर रहा था, और कोई वैकेंसी थी नहीं आसपास ही, आसपास कुछ नहीं था। और बच्चे तैयारी करने लगे 2020 से कि 6,000 पद आ रहे हैं, 6,000 पद आ रहे हैं। 21 में कह रहे थे 6,000 है, 6,000 है। 22 में जाके आए 1,500 पद हैं, लेकिन उम्मीद थी 6,000 की, मामला था वो, इसलिए पढ़ बहुत ज्यादा रहते हैं। अब की बार पढ़ भी कम रहे, कटो भी कम जाएगी। और एक आप सिंपल बताऊं मैं आपको, पिछली बार यदि मैं यूट्यूब पे आके क्लास लेता, यदि मैं डेली आता, पद थे 1,500, 1,000-1,500 लाइव चलते थे, ठीक है। अभी मैं आता हूं तो लाइव चलेंगे 200-250। मैं दूसरा क्यों, मैं मेरा तो बता ही सकता हूं ना। अभी लाइव कितने चलेंगे? 200-250। फिर लगेगा यार के हो सकता है कि बच्चे भाई मेरे तो हो सकता है मैं बूढ़ा हो गया, किसी और के चल रहे होंगे, तो ऐसा भी नहीं, हाईएस्ट मेरे चल रहे हैं। और वो जो पढ़ाते हैं ना उस वीडियो में के में व्यू केवल मेरा होता है, बाकी के ही नहीं पहुंचता है, वो तो व्यू ही के नहीं पहुंचता है पूरा। तो मामला ये है। और हमारे तो कॉम्पिटिटर हमसे
पीछे रहता है। तो इसलिए मैं किसी और के बारे में सोचने का भी सवाल उठता नहीं है। तो इससे साफ साफ इंडिकेशन हो रहा है कि बच्चे कम पढ़ रहे हैं। भाई हो सकता है मान लो मेरे कम लाइव देखते, किसी और के देखते, तो बच्चे तो होते हैं ना, मेरे पास नहीं होंगे बच्चे, तो थे, अब की बार है ही नहीं है। लाइव लाइव नहीं, व्यू क्या लाइव, कब? व्यू आए हैं, व्यू अलग है, मैंने कहा लाइव बता रहा था मैं। व्यू तो मेरे ही 10-15 हजार हो जाते हैं, वो तो व्यू का मामला नहीं है। लाइव का मतलब होता है कि बच्चे तुरंत कितने एक्टिव हैं। वो इसका एक्टिव का मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि इतने ही एक्टिव एग्जैक्ट हैं, उनसे ये पता लग जाता है कि बच्चे कितने देख रहे। जैसे अभी 4th ग्रेड एग्जाम से पहले बच्चे सारे चैनल पर कितने देख रहे थे, 5-5 हजार, 7-7 हजार, 10-10 हजार नहीं चल रहे थे। कोई 12 घंटे क्लास ला रहा, कोई 6 घंटे क्लास ला रहा, कोई 1000 चल रहा। किसी आप किसी टीचर को जानते नहीं, उनके भी 1000 चल रहे थे। ऐसे था कि नहीं था? था कि नहीं था? अभी मैं 2-3 दिन पहले की बता रहा हूं, क्योंकि वो मामला है। अभी ये जो पूरा राजस्थान का मामला धीमा है। आपकी भर्ती में कंपटीशन कम है, बस ध्यान से पढ़ लोगे तो नौकरी ले लोगे। आप किसी को दोष दे नहीं सकते, ये बात ध्यान रखना। बस ध्यान से पढ़ लेना, इससे अच्छा मौका मेरे हिसाब से तो आपको नहीं मिलेगा। प्रदीप्ति, अब प्रदीप्ति का उत्पन्न कैसे हुआ? प्रदीप्ति का मतलब हो गया प्रकाश। प्रदीप्ति का मतलब क्या हुआ? प्रकाश। प्रकाश, प्रकाश से क्या पैदा होगी हमारे पास? चमक। प्रकाश से क्या उत्पन्न होगी? चमक। और जब चमक उत्पन्न होगी, प्रकाश होगा, तो कोई दृश्य दिखाई देगा। दृश्य दिखाई देना, कोई भी दृश्य कब दिखाई देगा? जब हमारे पास क्या होगा? हमारे पास क्या होगा? प्रकाश। ठीक है, प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन। तो देखिए भाई, प्रकाश, प्रकाश मीन्स चमक, यानी कि हमारे पास तभी इसका दृश्य दिखाई देगा। ओके, अब देखो कि जब मेरा काम तो है विद्युत का, और उत्पन्न क्या करना मुझे? प्रकाश। विद्युत से प्रकाश कैसे लाऊंगा मैं? तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो एक ही लॉजिक है, विद्युत से क्या आती है? उष्मा। विद्युत से क्या आती है? उष्मा। जितना विद्युत सप्लाई ज्यादा दूंगा, ताप क्या होगा? ज्यादा बढ़ेगा। जब ताप ज्यादा बढ़ता 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 900 डिग्री सेल्सियस से अधिक चला जाता है, तो वो विकिरण उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? और विकिरण के उत्सर्जन के कारण हमारे पास क्या बनता है? प्रकाश। सूर्य आग का गोला है, तो सूर्य में क्या उत्पन्न है? उष्मा। लेकिन हमारे यहां पर क्या रहा? प्रकाश। कैसे? क्योंकि उसका ताप क्या है? ज्यादा। बल्ब होता है, बल्ब के अंदर क्या है? फिलामेंट। और फिलामेंट है तो देखो कोई भी तार है, तार में धारा प्रवाह होगा तो तार गर्म होगा, तार गर्म होगा तो क्या पैदा करेगा? उष्मा। प्रकाश कैसे आया? जब वो उष्मा 800 डिग्री सेल्सियस या 900 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाती है उष्मा, तो क्या मिल जाता है हमें? प्रकाश। जब 800 या 900 डिग्री सेल्सियस से अधिक उष्मा उत्पन्न होती है, तो विकिरण उत्सर्जित होती है, और विकिरणों के कारण किसका निर्माण होता है? प्रकाश का। तो इस हिसाब से हम विद्युत से किसका निर्माण कर लेते हैं? प्रकाश का। 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर विकिरण उत्सर्जित होती है। आवाज नहीं भाई, विकिरण उत्सर्जित होती है, और विकिरणों के कारण हमारे पास क्या उत्पन्न होता है? प्रकाश। इन्हीं विकिरणों के कारण, इन्हीं विकिरणों के कारण क्या उत्पन्न होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हमारे पास प्रकाश किसके कारण उत्पन्न हुआ? विकिरणों कारण। और विकिरण कब उत्पन्न हुई है? जब 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप होता है, क्या उत्सर्जित हो जाती है? विकिरण। और विकिरणों के कारण क्या हो जाएगा भाई? प्रकाश। ठीक है, प्रकाश हमारे पास क्या उत्पन्न हो जाएगी? चमक, जिससे कोई वस्तु का दृश्य दिखाई देना, यह घटना होगी। जैसे ही प्रकाश आएगा तो हमारे पास अलग अलग रंग आएंगे, लाल, पीला, बैंगनी, हरा। आप ये जितने भी आप रंग देख तो किसके कारण दिख रहे हैं? प्रकाश के कारण। अंधेरे में क्या दिखेगा? काला से दिखेगा, या तो ब्लैक दिखेगा या व्हाइट दिखेगा। अंधेरे में लाल तो दिखेगा नहीं। यदि लाल, अंधेरे में लाल कब दिखेगा? जब सफेद रोशनी डालोगे तो लाल दिखेगा। लाल पर किसी अलग प्रकार रोशनी होगी तो क्या दिखेगा? काला। है कि नहीं है? तो वो ऐसे रात में पेड़ हरा थोड़ी दिखता है, काला ही दिखता है। सारा सब वहां क्या दिखता है? काला। तो इस प्रकार से हमारे पास दृश्य दिखाई देंगे, दृश्य दिखाई देंगे तो प्रकाश के कारण अलग अलग रंग नजर आएंगे। और इसी प्रदीप्ति को हम पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहला जो है ना, वो एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने। उसने क्या किया कि भाई कार्बन पर कार्य किया था सबसे पहले। अब तो हम टंगस्टन काम में लेते हैं, सबसे पहले कार्बन है जो यूज आया था। जब उसको गर्म किया तो उसको क्या होता है? उष्मा उत्पन्न करा। और गर्म किया, और गर्म किया, और गर्म किया। जो उष्मा है वो किस में तब्दील हो गया? प्रकाश में। तो ज्यादा ताप और उष्मा किस में तब्दील हो जाती है? प्रकाश में। फिर आपने
इस ट्यूबलाइट के बारे में पढ़ा होगा कि ट्यूबलाइट में हीटिंग एलिमेंट होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, पारे की बूंदों से टकराते हैं तो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। पराबैंगनी किरणें तो इधर से दिखाई नहीं देती, पराबैंगनी किरणें जो इसके अंदर ट्यूबलाइट में कोटिंग होती है उससे टकराती है तो दृश्य प्रकाश बनता है। और हमारे पास चाहिए कौन सा प्रकाश? दृश्य। दृश्य प्रकाश के कारण वस्तु क्या होगी? दिखाई देगी। तो ठीक है। अच्छा अब देखो एक यहां पर आता है, उच्च ताप का मापन किसे किया जाता है? उस तापमान का मापन किसे किया जाता है? पायरोमीटर से। पायरोमीटर से कौन से ताप का मापन किया जाता है? एक तो होता है सूर्य का ताप, इसका मापन करोगे। एक विद्युत भट्टियां, विद्युत भट्टियां को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फर्नेस। इलेक्ट्रिक फर्नेस, ये करो नोट। ये पंखा उनका बंद क्यों किया? इसको चालू करिए, क्या गर्दन लट गई उसकी। बस बस आने दे। कर दे, धीरे चलाना। टॉपिक वाइज सिलेबस डिस्कस कर दो। सिलेबस पूरा ही है, टॉपिक वाइज डिस्कस ही है, पूरे पूरे चैप्टर पढ़ने हैं, कोई से छोड़ना नहीं है। ध्यान ये रखना भाई। आपके तो जो शुरू में आए उनका सिलेबस पूरा कंट्रोल में है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। आराम से पढ़ते चलो, रिवीजन करते जाना पीछे वाला का। आपके जो शुरू में पढ़ रहे हैं ना यहाँ से हेल्पर के लिए, तो उनका प्रॉब्लम एक ही हो सकता है, वो रिवीजन नहीं कर रहे हैं। सिलेबस उनका बहुत हो रखा है। जैसे ये चैप्टर पूरा हो जाएगा लगभग उनके 80% के आसपास भाग हो जाएगा। अब दिक्कत किसकी आएगी? केवल हैं? लेट आने वाला लेट है तो लेट रहो, बात टाइम पर आने वालों को कहते हैं। नहीं समझ में क्या मतलब? समझ में तो आता है, वो कवर नहीं कर पाते हैं। टेस्ट का तो सही है, मास्टर धीरे चल रहा है। मास्टर को तो तेज चलो, वो टीचर को बोलो भाई। उन्होंने खुद ने अपने टाइम टेबल में ये लिख के दिया है, हमने उनसे तो लिखवाया ये, हमने थोड़ी नहीं लिखा है। मैं खुद बैठे बैठे थोड़ी लिखता हूँ टॉपिक इधर उधर, उसमें मास्टर धीरे। उनको कहो तेज चलो, वो कह रहे हैं मैं तेज चलूं, तो वो कह रहे हैं कि कम पढ़ा दिया, और पढ़ो और पढ़ो। लिख लिया भाई। तो प्रकाश कौन सी ऊर्जा का रूप है? विकिरण ऊर्जा का रूप है। लिख सकते हैं ना भाई, क्योंकि विकिरण के कारण प्रकाश आ रहा है। तो आप ये लिख देंगे, प्रकाश है जो कौन सी ऊर्जा का रूप है? विकिरण ऊर्जा का रूप है। विकिरण ऊर्जा का रूप है। वैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो तो पढ़ते हैं प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा उत्पन्न होता है, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? लेकिन हम तो यहां पर भाई विद्युत के द्वारा देख रहे हैं, और विद्युत से हम तो ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक धारा है, धारा से प्रकाश कैसे बनाएं। तो धारा से प्रकाश बनाने का एक ही कारण है कि हम करेंगे हीट जनरेट। जब हीट जनरेट होगी तो हीट जब इतने से ज्यादा चली जाएगी तो क्या उत्सर्जित होगी? विकिरण। और विकिरणों के कारण क्या बनेगा? प्रकाश। विकिरण 3 तरह की होती है, अवरक्त, पराबैंगनी, दृश्य। और दृश्य विकिरण होगी जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रकाश। तो प्रकाश किसका भाग है? विकिरण ऊर्जा का भाग है। ठीक है भाई, टेक्निकल का तो सही हो रहा है टेस्ट? और ठीक है, 1-2 आता है मिस्टेक है? एक 2 से ज्यादा होती है, एक में कितने हो जाते हैं? वो चेकिंग में, आंसर की में तो सही होता है। हाँ रिजल्ट में दिए। अरे 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 अरे, वो छोड़ो,
वो छोड़ो, आप सिंपल मुझे ये बताओ, जो टेस्ट हुआ जिसके आंसर किया ये, उसके हिसाब से आपका एग्जाम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ वही तो जरूरी है ना। मान लो चेकिंग में मिस्टेक हो गई होगी, घोड़ा भरने में मिस्टेक हो गई, जो भी है वो दूसरा इशू है, इससे ये आपकी नॉलेज थोड़ी घटेगी। मैं आपकी नॉलेज के हिसाब से पूछ रहा हूं कि आपने जो टेस्ट दिया है और आंसर की आई है, उस हिसाब से आपका टेस्ट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है टेक्निकल का। समझ गए मेरी बात को? भाई हो सकता है कि उन्होंने ओमार चेक करते समय मिस्टेक कर दी हो सकता है आपने भरते समय मिस्टेक कर दी हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो, वो तो अलग मिस्टेक है ना। उस मिस्टेक के कारण आपकी नॉलेज तो घटी नहीं, और उस मिस्टेक में किसी 2 वाले के 30 नंबर आगे तो भी नॉलेज बढ़ी नहीं, 30 वाले के 2 आगे तो भी घटी नहीं। टेस्ट सही हो रहा कि नहीं हो रहा? ये है। संडे को कोई आया नहीं टेस्ट देने? कौन आया? टेस्ट तो एवरी संडे, वो फिक्स टाइम शेड्यूल है, शेड्यूल हमने कभी तोड़ा ही नहीं, शेड्यूल तो दे बता रखा है। ऑनलाइन तो आता ही है, ऑफलाइन तो हमेशा ही होता है ना भाई। क्या मना किया था? क्लास नहीं लगेगी, किससे पूछा? गलत नहीं। अब लिखो भाई, अब हमारे पास आता है, ये याद रखना भाई, यहां पर जो होता है पराबैंगनी तरंगें होती है, पराबैंगनी को कहते हैं अल्ट्रा वोयलेट। क्या कहते हैं? अभी लिखना कुछ मत, बहुत ध्यान से देखना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसके आगे का मामला होगा वो होगी अवरक्त तरंगें। अवरक्त क्या कहलाती है? इंफ्रारेड। ये हमारे पास इसके बीच की जो तरंगें हैं वो हमारे पास कौन सी है? दृश्य। तो दृश्य तरंगें किसके बीच होती है? दृश्य तरंगें किसके बीच होती है? पराबैंगनी और अवरक्त तरंगों के बीच। ठीक है, अब सवाल आता है कितने एंगस्ट्रॉम से, ये भी पूछ लें तो आप कहेंगे 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800। अब आप कहेंगे सर आप तो ये लिखा रहे हो, परीक्षा में तो ये आता नहीं पूरा का पूरा। बात सही है, परीक्षा वाला कई बार 4000 से 7000 ही देता है, तो आया तो इसके बीच में ही। किसी ने 4000 से 7600 दे दिया तो भी आया तो इसके बीच में, इसके बाहर रेंज नहीं जाएगी। इसके बाहर रेंज जाएगी क्या? नहीं। ठीक है, अब हमारे पास रंगों के नाम क्या होते हैं भाई? रंगों के नाम होते हैं विबग्योर। रंगों का नाम क्या है हमारे पास? विबग्योर। अब वी हमारे पास क्या होते हैं भाई? वोयलेट। वोयलेट यानी बैंगनी। ठीक है, आई हमारे पास क्या होता है? इंडिगो। इंडिगो यानी जामुनी। बी क्या होता है भाई? ब्लू। ब्लू यानी नीला। जी क्या होता है? ग्रीन। ग्रीन यानी क्या होता है भाई? हरा। वाई क्या होता है? येलो। येलो यानी पीला। ओ क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज यानी नारंगी। और आर क्या होता है? रेड। रेड यानी लाल। तो आप बताइए, बैंगनी से लाल की तरफ जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम ये क्या है? तरंग दैर्ध्य। अब आता है इसमें, आगे मैं लिख देता हूं, इधर लिखता हूं, जो तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य की रेंज कितनी होती है भाई? 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। और ये हमारे पास किसी डिनोट होता है? लैम्बडा से। ये क्या है? लैम्बडा। और लैम्बडा हमारे पास कौन सा शब्द होता है? ग्रीक शब्द है। लैम्बडा कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 की घात माइनस का 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस का 10 मीटर। ठीक है, एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 की घात माइनस का 9 मीटर। तो एक हमारे पास क्या होगा भाई? तो आप देखोगे तो 10 की घात माइनस 9 मीटर में हमारे पास क्या बन गया? नैनोमीटर। और एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10 की घात माइनस का 10। इसके कारण होगा क्या कि 3800 एंगस्ट्रॉम और 7800 एंगस्ट्रॉम, इसको नैनोमीटर में लिखूंगा ना तो 380 नैनोमीटर से लेके 780 नैनोमीटर ये हो जाएगा। अब देखो मैं एक चेक करा देता हूं, 3800 एंगस्ट्रॉम है, सॉरी 3800 एंगस्ट्रॉम सही लिखा। अब इसको मैं 380 गुणा 10 की घात 1
एंगस्ट्रॉम तो 10 की घात -10 लिख दिया, सही है कि नहीं है भाई? 3800 को मैं क्या लिख दूं? 380 गुणा 10 की घात 1, 3800 हुआ। एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 की घात -10। कुल मिला के 380 तो 380 है। इनको आप देखो आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, तो घात क्या होगी? माइनस का 9 होगा कि नहीं होगा? माइनस का 9 होगा क्या बनेगा? नैनो। तो 380 नैनोमीटर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं नैनोमीटर में लिखूंगा, तो 380 नैनोमीटर है 780 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास एंगस्ट्रॉम के बारे में। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सामान्यतः कितना होता है? 7000 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है सामान्यतः? 7000। और पीला रंग होता है उसका 5900। वैसे 5980 एंगस्ट्रॉम पर होता है। जो कोहरे को भेदने के लिए सोडियम वेपर लैंप लेते हैं ना, गाड़ियों में फॉग लैंप के रूप में किसको प्रयोग करते हैं? सोडियम वेपर लैंप, जो कोहरे को भेदने की क्षमता रखते हैं। फॉग लैंप मतलब फॉग मतलब कोहरा, तो वो है पीला। वो कौन से रंग की लाइट होती है? पीले रंग की। तो 5900 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, अब बताओ वॉयलेट से कम तरंग दैर्ध्य किसका है? अल्ट्रा वॉयलेट। वॉयलेट की तरफ कौन आएगा? अल्ट्रा वॉयलेट। बैंगनी की तरफ कौन है? पराबैंगनी। ठीक है, और रेड की तरफ कौन है? इंफ्रारेड। रेड की तरफ कौन है? यानी रेड यानी लाल, और रक्त मतलब क्या होता है? लाल। तो ये हमारे पास तरंग दैर्ध्य हो गया। अब बैंगनी रंग के बारे में आप एक चीज जानेंगे कि इसका प्रकीर्णन हमारे पास क्या होता है? सर्वाधिक, सबसे ज्यादा फैलने वाला रंग कौन सा होता है? बैंगनी। प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होता है? बैंगनी का। और तरंग दैर्ध्य क्या होगा भाई? तरंग दैर्ध्य सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होगा? तो बैंगनी का। और लाल रंग के बारे में क्या कहोगे? प्रकीर्णन क्या है? प्रकीर्णन सबसे कम। और तरंग दैर्ध्य क्या है? सबसे अधिक। तरंग दैर्ध्य अधिक है, इसीलिए सिग्नल का कलर कौन सा होता है? लाल। सिग्नल का रंग लाल क्यों रखते हैं? क्योंकि तरंग दैर्ध्य क्या है? ज्यादा, इसलिए सिग्नल कौन से रंग के होते हैं? लाल, खतरे वाले। भाई दूर से दिख जाना चाहिए, तो दूर से वही दिखेगा जो फैलेगा कम, और जो फैल ज्यादा जाएगा वो दूर से नहीं दिखेगा। ये मामला है, तो ये याद रह जाएगा। विबग्योर। अच्छा, विबग्योर नहीं रहता, हिंदी में ये याद किया जाता है बेजानी, बेजानी है पिनाला, है पिनाला। या तो बेजानी है पिनाला याद करो, या विबग्योर याद करो। मुझे विबग्योर इजी याद रह जाता है, और बाकी आप बेजान ये कर लो, बेजानी है पिनाला, बेजानी है पिनाला। अब वो जो आपको लॉजिक लगो, चाहे हिंदी लगो चाहे इंग्लिश लगो, आपको क्रम याद रहना चाहिए। क्लियर? करो नोट। सर बैच में दोबारा स्टार्ट होगा क्या? 24 सितंबर से होगा, तो उसमें तो नया स्टार्ट होगा भाई। और इसमें सवाल कैसे कैसे पूछे गए वो भी मैं आपको दिखा दूं। दर्श स्पेक्ट्रम का मान पूछा, नैनोमीटर पूछा, तो 400 से 700 उत्तर था, क्योंकि 100 से 400 वो तो आएगा नहीं, 1250 से 3000 वो भी नहीं आएगा, 750 से 1250 वो भी नहीं आएगा, तो 400 से 700। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है? लाल की। ठीक है, 400 नैनोमीटर से नीचे की तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश अवरक्त होता है क्या? 400 से नीचे वाला अवरक्त होता है क्या? 700 से ऊपर वाला पराबैंगनी होता है क्या? तो दोनों ही कथन गलत है। पूछा गया कौन सा कथन सही, कौन सा कथन गलत है। लुमिनेंस फ्लक्स अभी पढ़ा नहीं। किस तरंग में लगातार निकलने वाली ऊर्जा होती है? प्रकाश तरंग में। नारंगी रंग का तरंग दैर्ध्य किसके बीच होता है? ये सवाल पूछा है 2023, 17 नवंबर 2023 में सवाल है। बताओ बिना विप की और आप उत्तर दे सकते हो क्या? मैं सवाल बता रहा हूं, 17 नवंबर 2023 को यूपीपीसीएल में सवाल पूछा है, नारंगी रंग का तरंग दैर्ध्य किसके बीच में होता है? तो आपको बेजानी है पिनाला से नारंगी की देख लो, कहां है नारंगी? ऑरेंज। किसके बीच है? पीला और लाल के बीच। फिर एक रेडियो तरंग है, दृश्यमान तरंग है, एक्सरे है। तो इनमें इन्होंने पूछा क्रम। सात 7000 एंगस्ट्रॉम होने पर प्रकाश का कौन सा रंग आएगा? लाल।
7800 यहाँ 7000 है। लाल रंग का 7000 माना जाता है, ऐसा नहीं है। कारण ऐसा होता है, मैंने 7800 लिखा, कई जगह आप 7850 पढ़ोगे, कई जगह पढ़ोगे 7600। एक्चुअल में क्या है कि ये कोई फिक्स एंगस्ट्रॉम नहीं होता, वहीं पे जाके खत्म होता है। लाल रंग धीरे धीरे खत्म होगा ना, फेड होगा, एक बिंदु पे थोड़ी होगा। तो इस प्रकार चलता है, एक पर्टिकुलर बिंदु पर नहीं होता है। 3800 से 7800 के बीच में सारी रेंज आ जाती है। लिख लिया भाई, ये याद रखना। विबग्योर कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है भाई? पराबैंगनी, उसके बाद दर्शी है, और उसके बाद कौन सी है? अवरक्त तरंग है। क्या बढ़ता जाता है? हाँ वो सही बात है कि भाई यहाँ प्रकीर्णन के बारे में देखेंगे तो इधर जाओगे तो बढ़ेगा, और तरंग दैर्ध्य के बारे में जाओगे तो इधर जाओगे तो बढ़ेगा, वो है। हाँ सारी इधर ही होती है। हो गया भाई, ठीक है। ये लिख लो, तरंग दैर्ध्य हमारे पास किस मिलते हैं? एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? एक और ध्यान रखना जो काम आएगा आपके, मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है। गामा किरणें भेदन क्षमता सर्वाधिक, ठीक है। एक्स किरणें ये जो होती है ना, इनमें होती है उच्च आवृत्ति, सबसे अधिक आवृत्ति। क्लियर? सबसे अधिक किसमें होती है? गामा में, फिर आता है एक्स में, उसके बाद में हमारे पास आता है दर्शीय तरंगे, दर्शीय किरणें। दर्शीय किरणें में हमारे पास कौन से आ जाते हैं? विब की ओर आ जाता है ना, विब की ओर। और फिर आ जाती है हमारे पास रेडियो तरंगे, किरणें कहते हैं, तरंगे कहते हैं, ये हमारे पास संचार में आती है। एक बात ये तो मैंने लिख दिया, अब आपको सवाल पूछने का ढंग दूसरा कर सकते हैं। वो जब हमारे पास आवृत्ति ज्यादा होती है तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है? कम। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे का उल्टा होता है। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा। अपने सूत्र काम नहीं आए और आए तो लिख लो, लैम्बडा बराबर होता है V/F, सूत्र होता है। लेकिन इतना ध्यान रखना, जब आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है? घटता है। यहां आवृत्ति ज्यादा तो इनमें तरंग दैर्ध्य क्या होगा? कम, और इनमें आवृत्ति कम है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा? ज्यादा। तो ये क्रम ये है, इनमें सवाल आवृत्ति का पूछे, तरंग दैर्ध्य का पूछे, पूछने वाले पर डिपेंड है। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे का उल्टा होता है? आयाम भी तो उल्टा ही होता है। आवृत्ति के साथ संबंध रखेगा आयाम, तरंग दैर्ध्य का उल्टा होता है। तरंग दैर्ध्य होता है पेनिट्रेशन, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है तो पेनिट्रेट क्या करता है? ज्यादा।
वो तो मैंने आपको सारी कहानी इतने में से इतनी सी इसलिए बताई, एक सवाल आज तक आपने पूछा हुआ है, बाकी ये है अपने मैं पूरा का पूरी टेबल के साथ पढ़ाता हूँ फिजिक्स में, ठीक है ना। मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया, हेबल्स का कौन सा आविष्कार है, वो सारा देखना होता है। लेकिन अपने एक सवाल है, एक सवाल उसकी मैं डेट भी बता दूं कि भाई मैंने ये माथा फोड़ी क्यों की। बाकी है तो फिजिक्स की कहानी है पूरी। कहानी इसलिए की कि ये सवाल आया था यूपीपीसीएल TG2 में ही, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों को तरंग दैर्ध्य के आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता क्रम। आरोही क्रम कौन सा था, बढ़ता क्रम। तरंग दैर्ध्य किस में है, बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम लिखने का मतलब पहले तरंग दैर्ध्य कम वाला लिखोगे, फिर तरंग दैर्ध्य ज्यादा बड़ा, फिर सबसे ज्यादा बड़ा। रेडियो तरंगे, दृश्यमान प्रकाश और एक्सरे, इनमें बताओ बढ़ता क्रम लिखोगे, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य कौन से का होगा, रेडियो का। आवर्ती कम है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी, ज्यादा। तो पहले आएगा रेडियो, फिर आएगी दृश्य, फिर क्या आएगा, एक्स। आएगा कि नहीं आएगा। तो ये एक सवाल पूछा हुआ इसलिए, बाकी तो हम इसके बारे में देखते नहीं है। तरंगे भी दो प्रकार की होती है, तीन, एक यांत्रिक तरंगे, एक विद्युत चुंबकीय तरंगे, एक पदार्थ तरंगे। पदार्थ तरंग होती है अल्फा और बीटा। विद्युत चुंबकीय तरंग होती है रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, वाई किरणें, दर्शक किरणें, प्रकाश किरणें। और यांत्रिक तरंग होती है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। लेकिन वो कहानी अपने इधर चलानी नहीं ना, अपने हमें थोड़ा सा लेना देना दर्श्य प्रकाश है, जिसे लेना देना वही तो चलेंगे ना। बाकी तो अपन रूट डाइवर्ट कर देंगे नहीं तो भी तरंगे के साथ में, कि धवनी में उधर चले जाएंगे कहीं। लिख लिया, ओके। ठीक है भाई, अब देखो हमारे पास प्रकाश की प्रदीप्ति की शब्दावली पढ़ते हैं सारी। सबसे फर्स्ट है हमारे पास ज्योति फ्लक्स। लुमिनियस फ्लक्स। बताओ ज्योति फ्लक्स का प्रतीक क्या है भाई, ज्योति फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से। अब सवाल ये नहीं है, सवाल है ज्योति फ्लक्स कहते किसे हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक बल्ब है, बल्ब होगा तो बल्ब कितना प्रकाश उत्सर्जित करेगा, बल्ब कितना प्रकाश उत्सर्जित करेगा। तो किसी कोई भी हमारे पास स्रोत के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा या कुल फ्लक्स की मात्रा, भाई तो उत्सर्जित होता है फ्लक्स ही होता है। फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। इस फ्लक्स को छोड़ो, आप चुंबकीय फ्लक्स पे आओ, याद रहेगा फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, चुंबकीय अक्ष को लंबवत तल को काटने वाली बल रेखाओं की संख्या। बल रेखाएं ज्यादा होती है तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा। बल रेखा कम होगी, चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, कम। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, धनावेश से ऋणावेश को जानने वाली बल रेखाओं की संख्या। तो यहां पर भी क्या होगा, जो प्रकाश को उत्सर्जित करने वाली बल रेखाओं की, वही हमारे पास क्या कहलाएगी, ज्योति फ्लक्स। फ्लक्स उसे कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक जो ज्योति फ्लक्स है वो तो है ल्यूमेन में। जो प्रकाश नीचे तल आया, इकाई लंबाई पर या इकाई क्षेत्रफल पर गिरने वाले प्रकाश की मात्रा हमारे पास कहलाती है प्रदीप्ति, जिसका मात्रक होता है लक्स। यानी हमारा काम कितना आएगा, भाई ट्यूबलाइट लगा तो दी, नीचे कितना प्रकाश आएगा वो माप लेते हैं लक्स से। पर्टिकुलर किसी कोने से कितना प्रकाश आएगा वो मापते हैं ज्योति तीव्रता से। सब अलग अलग मापते हैं। मैं बल्ब बनाने फैक्ट्री है मेरी, मैं बल्ब बना रहा हूं, मैं आपको कह सकता हूं कि ये बल्ब लगाओगे नीचे कितना प्रकाश आएगा, नहीं बता सकता मैं। मुझे क्या पता आप कितनी हाइट पे लगाओगे, मुझे क्या पता आप रिफ्लेक्टर पीछे कौन सा लगाओगे, तो मैं बता सकता हूं क्या, नहीं। मैं ये बता सकता हूं कि ये प्रकाश किरणें कितनी निकालेगा। मैं क्या बता सकता हूं, ये प्रकाश किरणें कितनी निकालेगा। काम कैसे लेना है वो तो आपके ऊपर है, कि कितनी दूरी पर लगाओगे, कितना नजदीक लगाओगे, और कैसा रिफ्लेक्टर लगाओगे, किस कोण पर भेजना है। वही मैं छोटी लाइट से जो लगाया ना मैंने गाड़ी के हेडलाइट में, तो पूरा प्रकाश एक बिंदु पर केंद्रित करा दिया। तो वहां मेरा काम आ रहा है ज्योति तीव्रता। वहां क्या काम आ रहा है, कमरे में जो पूरा प्रकाश नीचे आ रहा है, टेबल लैंप लगाता हूं, वहां काम आ रहा मेरा लक्स। क्या काम आ रहा है, लक्स। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बनाने वाली कंपनी तो कहेगी भाई न तो मैं लक्स बता सकता हूं, न मैं आपको ज्योति तीव्रता बता सकता हूं। मैं तो यह बता सकता हूं कि जो मैं बल्ब बना रहा हूं ये कितना प्रकाश उत्सर्जित करेगा, यही तो बता सकता है। तो वो क्या होगा, ल्यूमेन में। तो हमारे पास जो बल्ब आता है, बल्ब की रेटिंग होती है वाट में,
कितने वोल्ट का है, और प्रकाश की दृष्टि से रेटिंग होती है ल्यूमेन में, कि कितने ल्यूमेन का बल्ब है। दूसरी रेटिंग किसकी आएगी? ल्यूमेन में। क्लियर हो गया ना? तो ये प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा। ठीक है, अच्छा आप बताओ मात्रक क्या है इसका? ल्यूमेन। मात्रक क्या है? ल्यूमेन। तो प्रतीक क्या होता है? फाई। और प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा। और कोई भी बल्ब बनाने वाली कंपनी है वो तो यही कह सकती है उत्सर्जित कितना करेगा, काम कितना आएगा, कैसे बता सकता है कंपनी वाला? काम तो तुम है कि भाई आप एक लैंप लेके आए, नॉर्मल रिफ्लेक्टर के नीचे लगे, आपके रोशनी तो कमी आ रही, एक लगे पीछे रिफ्लेक्टर बहुत अच्छा था, पूरी रोशनी एक बिंदु पे केंद्रित होगी, आपके फोकस बहुत अच्छा है। दोनों में लैंप क्या है? सेम, फोकस बहुत अच्छा है, तो काम किसका हुआ? रिफ्लेक्टर का। आगे रिफ्लेक्टर भी पढ़ना है, लेकिन कंपनी वाला तो बता नहीं सकता ना कि बल्ब है वो कितना फोकस देगा, वो कहेगा कितना प्रकाश का उत्सर्जन करेगा। तो प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा, और इसका मात्रा क्या होता है? ल्यूमेन में। किस में होगा भाई? ल्यूमेन। लिख लिया? लिख लो लिख लो। हो गया भाई? ठीक है। प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा है, मात्रा किसमें? ल्यूमेन। दूसरा है ठोस कोण। ठोस कोण किसे कहते हैं भाई? बताओ मात्रा क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक है, और स्टेरेडियन का प्रतीक क्या होता है? एस आर। एक स्टेरेडियन बराबर क्या होता है? 4 पाई। एक स्टेरेडियन बराबर कितना होता है? 4 पाई। 4 पाई यानी 12.57। 4 पाई का मतलब क्या होगा? पाई का मान 3.14 होता है लगभग, तो 12.57 होगा। अच्छा मैं ये बता दूं 4 पाई आया कैसे? ठीक है, ये तो अपने पास पूछा है, सब काम आते हैं। बात होता है कि स्टेरेडियन के बारे में। स्टेरेडियन होता है कि हमारे पास कोई एक फुटबॉल है, ठीक है, इसको मैं सिंपल भाषा में समझा दूं। ये कोई फुटबॉल है, और इसके फुटबॉल के ऊपर एक कागज लो, कागज की भुजा की लंबाई उतनी रखो जितनी इस फुटबॉल की त्रिज्या है। मान लेते हैं एक फुटबॉल, उसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर वर्गाकार कागज का एक टुकड़ा ले लो, उस टुकड़े को फुटबॉल के ऊपर चिपका दो। चिपका दिया, चिपकाने के बाद में 4 कोने होंगे कि नहीं होंगे उसके कागज के? चारों कोणों को लाके केंद्र पर मिलाओगे तो यहां पर जो अंदर एक कोण बनेगा, इस कोण को हम क्या कहते हैं? ठोस कोण। जैसे क्रिकेट की बॉल कैच करते समय मैंने ऐसे किया तो कैच कर लिया, ज्यादा खोलूंगा तो कोण क्या हो गया? ज्यादा, लेकिन कैच नीचे गिर जाएगा। कम खोलूंगा तो उंगलियां टूट जाएगी, कोण क्या हो गया? कम। तो ये कोण कौन सा होता है? ठोस कोण। जैसे आप है मूंगफली लेते हैं टाइम पास करने के लिए, ट्रेन में बैठते हो तो, ठीक है, तो मान लो आपने उसे 10 रुपए की मूंगफली ली, तो वो वही पन्नी उठाएगा और उसे शंकु आकार बनाएगा और उसमें मूंगफली डाल देगा। आप 20 की लोगे तो अभी पन्नी वही उठाएगा, लेकिन अब की बार कोण अंदर का क्या रखेगा? बड़ा। उसमें मूंगफली क्या आएगी? ज्यादा। आता कि नहीं आता? तो वो जो कोण है वो कौन सा कोण कहलाता है? ठोस कोण।
और एक होता है कि तल पर जो मैंने कोण बना दी, ये देखो ये है भाई 20 डिग्री, ये कौन सा तल्य कोण, ये तो 2D में बना, लेकिन ठोस कोण किसमें बनता है, 3D में। तो वो ठोस कोण के बारे में बात हुई। तो स्टेरेडियन होता है क्या है भाई, हमने लिया गोला लिया ना भाई, तो गोले का क्षेत्रफल बटा त्रिज्या स्क्वायर, त्रिज्या स्क्वायर, त्रिज्या क्यों, वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और वर्ग की भुजा कितने बराबर ली, त्रिज्या के बराबर, तो क्या आता है, त्रिज्या स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर बटा त्रिज्या स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर, काट दिया पीछे क्या बचा, इसलिए एक ठोस कोण का मान कितना होता है, 4 पाई। ठीक है, और इसके बाद में आता है हमारे पास ज्योति तीव्रता, प्रदीप्ति तीव्रता भी लिख सकते हैं, लुमिनेंस इंटेंसिटी। अब ज्योति तीव्रता किसे कहते हैं, इकाई ठोस कोण पर उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा, इकाई ठोस कोण पर, यानी कि जैसे मुझे गाड़ी की हेडलाइट लैंप पर लगाऊंगा तो सारा फोकस एक बिंदु पर आना चाहिए ना, तो इकाई कोण पर कितना प्रकाश जाएगा, तो वो से हमारे पास तीव्रता निर्धारित होती है। चारों ओर फैला वो तो हमारे पास क्या बताया भाई, फ्लक्स, लेकिन पर्टिकुलर कोण पर कितना जाएगा वो हमारे पास कौन बताएगा, ज्योति तीव्रता। इसका प्रतीक क्या होता है भाई, आई। अभी लिखना मत भाई, देख लेना, इकाई ठोस कोण पर उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हो गया कि आई बराबर क्या हो गया, फाई बटा ठोस कोण, यहां मैं क्या कर दूं, स्टेरेडियन कह दूं, स्टेरेडियन, आई बराबर क्या हो गया, फाई बटा स्टेरेडियन, इकाई ठोस कोण है, ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। ठीक है, तो बताइए मात्रक क्या आएगा, तो मात्रक आएगा फ्लक्स का क्या होता है भाई, फ्लक्स का क्या, ल्यूमेन, ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन, और यहां मैं क्या कह दूं, कैंडेला, यहां कैंडेला को हम क्या कहते हैं, कैंडेला पावर, कैंडेला का दूसरा नाम क्या होता है, कैंडेला पावर होता है। तो ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन, यहां क्या कह दिया, कैंडेला। अब देखो यहां से एक लॉजिक निकल गया, ल्यूमेन बटा स्टेरेडियन, यहां लिख दूं मैं 4 पाई लिख दूं, बराबर आपके पास कैंडेला पावर आया कि नहीं आया, सीपी आया कि नहीं आया, तो ल्यूमेन बराबर क्या आएगा, जब आपको जो कैंडेला पावर दिया जाए उसको गुणा किसे कर दोगे, 4 पाई से, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आए हुए हैं। अब ये कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज थोड़ी थी, सिंपल चीज थी। इकाई ठोस कोण पर उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा क्या कहलाएगी, ज्योति तीव्रता, कि पर्टिकुलर कोण पर कितना प्रकाश जा रहा है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, ज्योति तीव्रता। क्योंकि बहुत जगह पर हमें एक पर्टिकुलर कोण पर प्रकाश भेजना होता है, तो पर्टिकुलर कोण पर कितना प्रकाश जाएगा वो कौन बताएगा, ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता हमारे पास हो गया, कैंडेला पावर कह दो या कैंडेला कह दो, ये हो गया ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। और जब आपको कैंडेला पावर दे दिया जाए तो क्या आप ल्यूमेन ज्ञात कर सकते हैं, हाँ, कैसे, 4 पाई से गुणा करके। इसी से आया कि नहीं आया, ठीक है, करो नोट, ये न्यूमेरिकल आया हुआ इसका। सर पहले जिसने फॉर्म भरा वो चेक कैसे करें, फॉर्म खुल भी नहीं रहा है, कोई मैसेज भी नहीं आया। जिसने पहले फॉर्म भरा है उसने अपडेट किया होगा, उसने अपडेट भी नहीं किया और वो वापस नहीं खुल रहा है, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। आपके पास वो कहता है ना पहले एप्लीकेशन को प्रिंट आउट लेने के लिए स्कीम देता है ना, तो प्रिंट तो रखते होंगे ना आप, प्रिंट रखा करो। प्रिंट मतलब आपके पास फिजिकल कॉपी हो कि नहीं हो, मेल आईडी पर व्हाट्सएप पर होना चाहिए, रखना ही चाहिए। आप व्हाट्सएप पर इतनी सारी फोटो और वीडियो पड़ा है तो आपकी फाइल कितनी है वो भी पड़ी रह जाएगी, होनी चाहिए। कई बार तो रेल में बच्चों के साथ हो जाता है, मेल आईडी भूल जाते हैं ना, ये एक और लफड़ाता है नया, पासवर्ड भूल जाते हैं। वो तो ठीक है, इस विद्युत विभाग ने कह दिया भाई पासवर्ड तो आपको चेंज करना नहीं है, वो तो पासवर्ड लास्ट में हम बता देंगे वापस। अब क्यों बताए ना मॉडिफिकेशन के टाइम पासवर्ड, उन्होंने मैसेज करके ये आईडी ये पासवर्ड लो, वो दिक्कत नहीं रखी। सेव रहनी चाहिए फाइल सारी मोबाइल के अंदर,
बहुत सारे मोबाइल में डेटा होते हैं भाई। एक सवाल इस बेस पे ये था, 42 कैंडल शक्ति है तो बताइए कुल फ्लक्स कितना होगा। 42 कैंडल शक्ति है, टेक्निकल हेल्पर 2018 का सवाल है ये। 42 कैंडल शक्ति है तो कुल फ्लक्स कितना होगा, तो 42 को गुणा किसे करोगे, 12.57 से। ऑप्शन है 228, 338, 438, 528। 528 क्योंकि 42 को 10 से गुणा करते 420 आ जाएगा, 2 से और गुणा करोगे 84 और जोड़ दो। ये 2024 में एक सवाल आया, मध्य प्रदेश टेक्निकल ऑफिसर का सवाल है। उसमें सवाल है, एक लैंप की गोलाकार मोमबत्ती की औसत शक्ति 25 है, तो लैंप का कुल चमकदार प्रवाह, प्रवाह मतलब फ्लक्स होता है हमेशा, प्रवाह मतलब हमेशा क्या होता है, फ्लक्स। तो बताइए, तो लैंप का कुल ल्यूमेन फ्लक्स कितना ल्यूमेन होगा, 25 औसत शक्ति है, कैंडल पावर कितनी थी 25, ल्यूमेन कितना होगा 12.57 से गुणा करो, 25 को 12 से गुणा करो 300। ऑप्शन देख लेते हैं, 625, 25 पाई 25, 314 ल्यूमेन, 314 ल्यूमेन। लिख लिया भाई, ठीक है। कितना, 3 लिखे ना हमने अभी तक, 4 लिखो। मानक मोमबत्ती, मानक मोमबत्ती कैसे कहते हैं भाई, एक ऐसी मोमबत्ती जो 1 घंटे में 7.776 ग्राम जलती हो, उस मोमबत्ती को क्या माना जाता है, मानक मोमबत्ती। उससे हमारे पास कैंडल पावर वगैरह तय होते हैं। वह मोमबत्ती जो 1 घंटे में 7.776 ग्राम चलती हो। बारह पॉइंट 57 कैंडल शक्ति प्रदीप्ति प्रदान करती है, उसे हम क्या कहते हैं, मानक मोमबत्ती। उसे हम क्या कहते हैं, मानक मोमबत्ती। ठीक है,
पांचवा हमारे पास है प्रदीप्ति। इसको किसे डिनोट करते हैं? ई से। ठीक है। प्रदीप्ति किसे कहते हैं कि अभी कितना भी उत्पन्न करो उसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास कोई प्रकाशिक स्रोत है, जो भी प्रकाशिक स्रोत, इससे हमारे पास तल पर प्रकाश कितना आएगा, इकाई क्षेत्रफल पर तल पर गिरने वाले प्रकाश की मात्रा, तो वो हमारे पास क्या लाएगी? प्रदीप्ति। इकाई क्षेत्रफल के इकाई क्षेत्रफल के तल के, एक मिनट, इकाई क्षेत्रफल में तल के लंबवत, तल के लंबवत गिरने वाली प्रकाश की मात्रा। इकाई क्षेत्रफल में तल के लंबवत गिरने वाले प्रकाश की मात्रा। तो हमारे पास E बराबर क्या हुआ? फाई बटा ए। ए मतलब एरिया, तो इसे हम क्या कहूंगा मैं? ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। ल्यूमेन प्रति क्या लिखूंगा? मीटर स्क्वायर। और यहां इसको मैं क्या लिखूंगा? लक्स। यहां क्या लिख दूंगा? लक्स। ठीक है। तो बताइए प्रदीप्ति का मात्रा क्या होता है? लक्स। मात्रा क्या होगा? लक्स। लक्स कह दो, यहां क्या कह दोगे? ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं? लक्स। इसका मापन किससे होगा? लक्स मीटर से। लक्स मीटर नहीं आएगा तो क्या ऑप्शन आएगा? फोटोमीटर। क्या आएगा ऑप्शन? फोटोमीटर। करो। भूख लग रही है। नवरात्र है क्या? हाँ, आज नवरात्र है। नहीं व्रत करते हो? नहीं करते? नहीं करते होंगे आप तो, कम ही करते होंगे। करते हैं? हैं? नहीं तो नाश्ता करके आए होंगे। देखो हॉस्टल में क्या है कि मैं जीवन में मैं 6-7 साल हॉस्टल में रहा हूँ। कॉलेज वॉलेज के टाइम ही रहा ज़्यादातर। तो हॉस्टल में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है खाने में, एक तो नाश्ता और एक शाम का खाना। दोपहर वाला तो ऐसे उबड़ खाबड़ में चल जाता था, शाम को थोड़ा खाना ठीक होना चाहिए, नाश्ता अच्छा होना चाहिए। नाश्ता अच्छा होता है ना तो फिर पूरे दिन ही माथा फोड़ी रहती नहीं है। हैं? नहीं, ज़्यादातर हॉस्टल में ये था। कॉलेज में तो, कॉलेज में रहते थे, हॉस्टल में वो यही था। दो चीज़ इंपॉर्टेंट थी। दोपहर वैसे कुछ खास बनाते भी नहीं थे वो दोपहर बनाते थे छोले, ये राजमार, ये ऐसे ऐसे चलते थे। ज़्यादा ऐसे होते हैं, ज़्यादा है। इधर आपके पीजी का हो सकता है सिस्टम अलग हो। क्यों? तो अपने रूममेट को कह दो रख ले अलग से, छोटा वाला टिफिन दे दो। रूममेट नहीं, पड़ोस वाले में कह दो। कोई ना कोई रहते हैं इतने सारे हॉस्टल में, आप जानते हो पीजी में ऐसे ही रहेगा। नहीं नहीं, ऐसे ही रहेगा, यही रहेगा। है ही किताब तुम्हारा कोर्स। मैं तो वैसे भी आपको 1.5-2 घंटे ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं। क्यों नहीं पढ़ूंगा? क्योंकि डेट सामने आई हुई नहीं है, सिलेबस ज़्यादा है नहीं मेरा, सिलेबस बहुत लिमिट में है। वैसे भी मैं 1.5-2 घंटे ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, ये रियलिटी है। मैं नहीं पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा मैं 1.5-2 घंटे से? 1.5-2 घंटे ज़्यादा पढ़ूंगा तो मैं भी बहुत जल्दी फ्री कर दूंगा। डेट नहीं है तो बहुत जल्दी फ्री करके तुम भी पता नहीं किधर ऊबड़ खबड़ होंगे। नहीं तो कम से कम वो तब से कंटिन्यूटी रहेगी। कंसिस्टेंसी रखना भी तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिलेबस बहुत ज़्यादा बाकी है नहीं अपना, है कि नहीं है? एक तो होता है भाई सिलेबस बहुत ज़्यादा बाकी हो, तो वैसा तो मामला है नहीं पुराने वालों के साथ। तो मामला यही है। लिख लिया प्रदीप्ति और मानक मोमबत्ती। ठीक है। अब लिखते हैं प्रदीप्ति दक्षता। ल्यूमेन एफिशिएंसी।
अच्छा आप बताओ मुझे, दक्षता क्या होती है? आउटपुट बटा, आप बताओ, आपको बल्ब जलाना है तो इनपुट क्या होगा? दी गई शक्ति वाट में, ये लिखोगे ना। इनपुट क्या है? दी गई शक्ति वाट में। और आउटपुट क्या होगा? प्राप्त प्रकाश ल्यूमेन में। किस में? ल्यूमेन, ल्यूमेन में होगा ना प्राप्त प्रकाश। तो यहां उत्पन्न प्रकाश ल्यूमेन में। तो बताओ दक्षता का मात्रक क्या होगा? ल्यूमेन प्रति वाट। वैसे तो बाकी दक्षता का मात्रक होता नहीं, लेकिन इस दक्षता का मात्रक है ल्यूमेन प्रति वाट, क्योंकि बल्ब को इनपुट क्या दोगे? वाट। आउटपुट किस में लोगे? ल्यूमेन में। तो ल्यूमेन प्रति वाट है। और जिस बल्ब का ल्यूमेन प्रति वाट ज्यादा होता है, इसका मतलब विद्युत शक्ति खपत कम करेगा, प्रकाश क्या देगा? ज्यादा। बल्ब का कम होता है, ट्यूबलाइट का क्या होता है? ज्यादा होता है, एलईडी का और ही क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ल्यूमेन प्रति वाट हमारे पास क्या चाहिए? ज्यादा, तभी दक्षता भी क्या होगी? ज्यादा। एलईडी मान, अच्छा देखो ये कारण ये है, मैंने आपको बताया था कि अपन तो बल्ब लेके आते हैं ना, वो भी तो आप देखो ना 60 वाट का, 100 वाट का, ऐसा लाते हैं नहीं लाते हैं? यही लाते हैं ना भाई। वो इसलिए होता है कि हमारे पास जो इनपुट दिया जाता है वो तो वाट में दिया जाता है। इनपुट किस में दिया जाता है? वाट में। तो वो ये बताता है कि खपत कितनी करेगा। तुम जाओ दुकान में, वो कहेगा कि ये भाई तेरे है ना 1500 ल्यूमेन देगा, तो वो कहेगा मतलब, नहीं तो आपको कहेगा 7 वाट की एलईडी, आपको पता है बिल क्या आएगा? कम। बिजली का बिल तो वाट से आना है, तो शक्ति की खपत क्या करेगा? कम। तो आपको यह पता चलेगा शक्ति की खपत ज्यादा करेगा कम करेगा, इस हिसाब से। अच्छा सबसे पहले जो इंजन बनाया था ना, तो इंजन बनाया था तो मोटर, पहले जो मोटर बनाई थी उसने कहा ये मोटर है तो ये सामान उठाने का कार्य करेगी, तो ये इतने वाट की है। तो लोगों ने कहा मतलब वाट का मतलब क्या है भाई? एक मोटर बनाई, उसने कह दिया 500 वाट की है, यहाँ 1000 वाट की है, यहाँ 1500 वाट है, यहाँ 746 वाट है। तो 746 वाट उनका मतलब हम समझे नहीं, 746 वाट क्या है? तो उसने कहा कि चलो भाई चेक करते हैं। तो उसने एक सामान कुएं से उठाया उस मोटर के द्वारा, जितने समय में जितना सामान उठाया गया, फिर एक घोड़े को लगाया, घोड़े ने उतना सामान उठाया कि नहीं उठाया? वो नहीं उठा पाया। 2 घोड़े लगे, उतने समय में 2 घोड़े उतने वजन उठा लिए। तो उसने कहा ये मोटर 2 HP की है, 2 हॉर्स पावर की, 2 घोड़े जितनी शक्ति है इसमें। कहने मतलब तो यही हुआ, ये क्यों लाया हॉर्स पावर? आप चेक करना हॉर्स पावर आया कैसे था। हॉर्स पावर शब्दावली आई ऐसे थी, लोग समझ नहीं पाए वाट है क्या। तो उसने कहा कि ये जो मोटर है 2 हॉर्स पावर की है, मतलब 2 घोड़े जितना काम करेगी। 1 हॉर्स पावर की है, 1 घोड़े जितना काम करेगी। यही तो था। आप ऐसी लाते हो 1.5 टन, किसका क्या मतलब होता है? 1 टन, 1.5 टन, 2 टन मतलब क्या है? वाट से नहीं लेना देना इसका, इसका लेना देना अलग कॉन्सेप्ट है। इसका होता है 1 टन बर्फ जितना ठंडक पैदा करेगा उतनी 1 टन एसी कर देगी। 1 टन बर्फ जितनी ठंडक पैदा करेगा उतनी कौन करेगी? एसी। वो 1 टन एसी है, उसका मतलब वहां से वैसे लिया गया। ये भी बोलचाल शब्द में आया। अब 1 टन का बेसिक शब्द का शब्दावली कहां है? आपको आएगा, कोई कहेगा भाई इसमें कितनी एसियां लगनी चाहिए, कितने टन की लगेगी, बताता ना। तो सिंपल फॉर्मूला दिया गया है, वो कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, सिंपल होता है। एकदम आप चिल भी कर सकते हो उस कमरे को, एकदम ठंडा। तो इसका मतलब है 10 फुट बाई 10 फुट बाई 10 फुट का कमरा है तो 1 टन की एसी लगेगी। यदि कमरे की लंबाई है 15 फुट, चौड़ाई है 10 फुट, ऊंचाई है 10 फुट, तो 1.5 टन की एसी लगेगी। चौड़ाई है 10 फुट, लंबाई है 20 फुट, तो 2 टन की एसी लगेगी। लंबाई 20 फुट है, चौड़ाई 20 फुट है, तो 4 टन की एसी लगेगी। 2 टन की कितनी लगेगी? 2। ऐसे तय करते हैं। और बाकी टन का मतलब होता है बर्फ से। तो हर ये शब्दावली ऐसे तो ली गई है, शब्दावली ऐसी चाहिए ना। सबसे पहले जैसे आप पढ़ते हैं ना 1 डेसी बराबर 10 की घात -1। डेसी शब्द कहां से आया? रोमन देश की लड़ाई चल रही थी, उसमें एक देश का सैनिक दूसरे 10 सैनिकों पर भारी पड़ रहा था, 1/10 कर रहा था, वहीं से वो बना डेसी। आप डेसी का इतिहास पढ़ लो, 1/10 ही आएगा उसका। 1/10 तो आप पढ़ लेते 1/10, लेकिन सबसे पहला डेसी कहां से आया? तो कोई भी पहली शब्दावली शब्द बना उसकी ना कोई क्या होती है? हिस्ट्री होती है कि नहीं है? बिना हिस्ट्री के शब्द थोड़ी बनते हैं। तो ऐसे है। तो इसलिए हम यहां पर क्या है, मैंने आपको बताया था, मैन्युफैक्चरर होगा ना वो बल्ब को 2-3 प्रकार से जानता है। जैसे आप एक प्रोजेक्टर लेके आते हैं, प्रोजेक्टर से क्या होगा भाई? कंप्यूटर से डेटा जाएगा प्रोजेक्टर पे, और प्रोजेक्ट से सिग्नल कहां पड़ेंगे भाई? दीवार पे या पर्दे पे। तो प्रोजेक्ट में क्या लगा था? बल्ब।
बल्ब होता है ल्यूमेन, तो प्रोजेक्ट में आएगा ये बल्ब इसमें कितने ल्यूमेन का है, तो उसकी कैपेसिटी किस में बताएगा, ल्यूमेन में। फिर उसकी लाइफ किस में बताएगा, घंटे में। आप ट्यूबलाइट पढ़ते हो, बल्ब पढ़ते हो, उसकी लाइफ किस में बताते हैं, घंटे में। वो कहता है ये ट्यूबलाइट कितने 7000 घंटे चलेगी, यही बताते हो, 8000 घंटे चलेगी, तो भाई इतना ल्यूमेन देगा तो 8000 घंटे तक ये चल सकता है, उसे ज्यादा ये नहीं चलेगा, यही तो होता है। तो लाइफ किस में बताएगा, उसकी घंटे में। आप यदि प्रोजेक्ट लाओगे उसकी भी लाइफ किस में आएगी, घंटे में। लेकिन बिजली का बिल किस में आएगा, तो हम किस में क्या बताना पड़ेगा, वाट में। जैसे मान लो ये मेरे पास जितना भी इक्विपमेंट जितना लगा हुआ है, मैंने इलेक्ट्रिशियन बोला, मैंने कहा इन्वर्टर लगा दे, वो कहेगा कितना वाट का, मैंने कहा वाट वाट मुझे नहीं पता, तू जोड़ इधर, ये जो लगा हुआ यही रहेगा। मैं तो देशी भाषा में यही कहता हूँ, ये जो लगा हुआ यही रहेगा, ऐसे हम बंद हो जानी चाहिए, चल जाएगा, लेकिन ये सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से लगाता हूँ, जिनको करना है वो कर ले। टीवियाँ चालू रहनी चाहिए, तो सबका सबके पीछे वाट लिखे होते हैं अलग अलग, तो वाट जोड़ता है। आजकल तो टीवी बहुत कम वाट की होती है, पहले वाले टीवी बहुत ज्यादा वाट की होती थी, कंप्यूटर बहुत ज्यादा वाट के होते थे, आजकल सबकी वाट क्या हो गई, कम हो गए कि नहीं हो गए। तो वो है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गई ना, आईसी आ गई बहुत ज्यादा, और जितनी अच्छी अच्छी आईसी आ रही है उतना ही इसका हार्डवेयर को क्या कर रही है, घटा रही है। हार्डवेयर जितना कम होगा विद्युत खपत उतनी ही कम करेगा, हार्डवेयर जितना ज्यादा होगा विद्युत खपत क्या करेगा, ज्यादा। तो ये अभी इसमें गर्म कम हो रहा था, हार्डवेयर क्या है, कम, हार्डवेयर कम है। हार्डवेयर यदि ज्यादा होगा तो ये हीट भी क्या देगा, ज्यादा, तो वो मामला है। ठीक है, कल पढ़ेंगे इसके आगे का भाग ल्यूमेन में, बेसिक बेसिक मामला। जाओ खाना खाओ।